आपने बताया कि जैसे लोग दही खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, उससे सूदिंग इफेक्ट होता है। अल्सर का पेशेंट क्या क्या खा सकता है और क्या क्या नहीं, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए उसको? देखिए, जैसे मैंने बोला, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, पेन किलर्स तभी लिए जाएं जब बहुत ज़रूरी हैं और सेफर पेन किलर्स लिए जाएं। इसके अलावा मिर्च मसाले कम से कम रखे जाएं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे वो पुराने ज़माने कहते थे कि भूखा रहने से इंसान कम बीमार पड़ता है, ज़्यादा खाने से ज़्यादा बीमार पड़ता है। सो वन हैज़ टू टेक अ बैलेंस डाइट, टाइमली खाना खाना। जैसे अब आजकल लाइफस्टाइल हो गया, रात को बहुत लेट खाना खाना और लेट खाना खा के साथ लेट जाना, तो फिर वो खाना जो आपके पेट में पड़ा है वो ऊपर आपको रिफ्लक्स भी करेगा, आपको ज़्यादा सिम्टम्स भी देगा, रिगर्जिटेशन भी होगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं हमेशा अपने पेशेंट को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है खाने से, उसको अवॉइड करें। ये कई बार इंडिविजुअल होता है कि कोई इंसान कहता है कि जी मैं राजमा चने खाता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा गैस वर्ड यूज़ करते, गैस बन रही है, जलन होती है। कई लोगों को नहीं होती है। तो उसमें यही बेस्ट तरीका यही है कि जी आपको जो चीज़ ज़्यादा तंग करती है उसको आप अवॉइड करें। हाँ, ये पता नहीं होता ना कि सबके लिए एक समान कोई डाइट चार्ट तो है बिल्कुल, नहीं। हाँ जी। और जैसे बहुत लोग अभी दूध पीने को बहुत एनकरेज करते हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो रही है उससे। नहीं, वो तो वो अपने आप में एक अलग चीज़ हो जाती है। हाँ। कैल्शियम के लिए मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है दूध से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बहुत दूध पीना पड़ेगा फिर। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या नहीं खा सकते हैं, ये आपने बताया कि इसको पहचान लीजिए, कोई स्पेसिफिकली। और जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जो भी इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं, चाहे वो मिर्च है, मसाला है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल है, इरिटेटेड ड्रिंक्स है, यूएस, बिल्कुल ये सब अवॉइड करें तो अच्छा है। ये क्योंकि आपके सिम्टम्स को बढ़ाएंगे। और अल्सर सर ऐसा हुआ है कि एक बार ट्रीटमेंट कर दिया हो आपने, ठीक हो गया हो पूरी तरह, उसके बाद फिर दोबारा हुआ हो किसी को? कई लोगों में हो जाते हैं अल्सर दोबारा। क्या जेनेटिक कॉज रहता है कोई? जेनेटिक भी होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके अंदर भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया, मेरे अंदर भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, लेकिन आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है ऐसी है कि वो आपको अल्सर बनने नहीं दे रही है। लेकिन मेरे अंदर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि उस बैक्टीरिया के जेनेटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अल्सर बन रहा है। तो होस्ट का जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्सर फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, स्ट्रेस से भी क्या एसिड रिलीज ज़्यादा होता है? स्ट्रेस आजकल के ज़माने में तो बच्चे से लेके बड़े तक सभी को स्ट्रेस है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। और स्ट्रेस का इसके साथ बहुत अगेन मैं कहूँगा कि डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, पर इनडायरेक्ट ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एज सच आपको अल्सर नहीं करता है, लेकिन जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है फाइट करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए, फाइट और फ्लाइट जैसे हम बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो उससे इनडायरेक्टली अल्सर फॉर्मेशन बढ़ती है। बिकॉज स्ट्रेस से एक तो म्यूकस फॉर्मेशन कम हो जाती है और दूसरा आपकी एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड हार्मोन्स जो कि एसिड ये अल्सर फॉर्मेशन में ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं। सर मैं एक पेशेंट को जानता हूँ कि उनको अल्सर हुआ था और ब्लैक स्टूल आते थे उनको, और उन्हें इतना पैनिक हो गया अल्सर को लेकर के कि उनको डायरिया फील होने लगा, बार बार हर आधे घंटे पे वो वॉशरूम जाएं। और पता नहीं अल्सर की वजह से उनको ऐसा महसूस होता था या स्ट्रेस की वजह से। क्या आपने ऐसे देखे? स्ट्रेस और अल्सर दोनों चीज़ें ऐसी कर सकती हैं, बट ये जो आपने बात कही, दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूल को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार। स्टूल का कलर हमको बहुत इंडिकेट करता है कई बार। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि अगर क्रॉनिक लॉस थोड़ा थोड़ा ब्लड का हो रहा है, वो तो हमको स्टूल में नज़र नहीं आएगा। उसको तो देखने के लिए हमको स्पेशल टेस्ट करना पड़ेगा, जिसको हम स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं। पर कुछ लोगों के अंदर जैसे आते हैं, कुछ उनको दर्द भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही सिम्टम लेके आते हैं कि जी उल्टी आई, उसमें ब्लड आ गया, चलो वो तो सामने नजर आ ही गया, इसका मतलब अल्सर से ब्लीडिंग हुई है। या कई बार लोग आते हैं कि एनीमिया है और जी हमको काले रंग की लैट्रिन 2-4-5 दिनों से आ रही है। काले रंग की जो स्टूल्स आना अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि जब ब्लड आपके एसिड के साथ मिक्स होता है तो वो अपना ऑल्टर कब हो जाता है, वो ब्लैक टारी स्टूल जिनका तारकोल होता है, चिपचिपाहट वाला, वैसे स्टूल्स आते हैं, विच इज़ वेरी मच इंडिकेटिव कि अंदर ब्लीडिंग हुई है। स्मेल भी डिफरेंट होती है उसकी, कोई स्मेल भी तो डिफरेंट होती है, बट दैट इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस कि हमको इमीडिएटली एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि अंदर अल्सर ब्लीड तो नहीं कर रहा है। और अगर फ्रेश ब्लड है तो मतलब आपके लार्ज फ्रेश ब्लड, देखिए फ्रेश ब्लड भी कई बार अगर आपके ऊपर अपर जी ट्रैक में से, जैसे स्टमक या ड्यूडनम में से बहुत मैसिव ब्लीडिंग हो गई कि उसको ऑल्टर होने का टाइम ही नहीं मिला और वो फटाक से नीचे स्टूल के साथ निकल गया, तो फ्रेश ब्लड भी आ जाता है, जिसको हम हेमेटोकीजिया बोलते हैं। पर ज़्यादातर जब
जो अल्सर की ब्लीडिंग होती है उसको मलीना बोलते हैं, काले स्टूल्स आते हैं। हम्म। फ्रेश ब्लड के और भी कारण हो सकते हैं। फ्रेश ब्लड अगर आ रहा है तो उसको हमको फिर हमको नीचे के जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन पे कॉन्सेंट्रेट करके देखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई अल्सर या वहाँ पे कोई ट्यूमर या वहाँ पे कोई और कारण तो नहीं है, सिंपल हेमरॉइड्स तो नहीं है जो फ्रेश ब्लीडिंग कर रहे हैं। पर ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर जब ब्लीड करता है तो जो मोशन का कलर होता है वो ऑल्टर्ड आता है।